नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका स्वागत है और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस आपने मनाया होगा अपने ऑफिस में, अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल्स में, और गणतंत्र को मजबूत करने की परंपरा पर एक तरह से मोहर लगाई होगी। लेकिन गणतंत्र में गण की चिंता करना सबसे जरूरी काम है। उसी के लिए बना हुआ है गणतंत्र, लोकतंत्र। और हमारा जो आजकल का गण है, खासतौर से जो युवा है, वो बेरोजगारी से जूझ रहा है। वैसे पहले भी चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया है। जॉब्स को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही। मुश्किल ये हो रहा है कि जॉब का जो टेक्निक है, जॉब का जो तरीका है, तौर तरीका है, स्वरूप है, वो बदलता जा रहा है। इसलिए कुछ लोग जो सीखते हैं, वो जब तक सीख कर आते हैं तब तक कुछ बदल चुका होता है। तो ये जो बड़ी क्राइसिस है, क्या हो रहा है, इसका कैसे बदलेगा? और जब जॉब मिलेगा तभी हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, घर की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। कैसे इस मुश्किल सवाल का जवाब मिले, इसको ढूंढने के लिए हम नीरज जी को याद करते हैं। नीरज वाजपेयी साहब को तो आप जानते ही हैं। द एंड शो उनका सबसे हिट शो है, जिसमें हिंदुस्तान की, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर वो चर्चा करते हैं। फिर हमारे साथ थोड़ा थोड़ा सा वो प्रसाद बांटते हैं कि जितना भक्तों को समझ में आए उतना प्रसाद बांटते हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश की व्यवस्था पर समझने के लिए। और आप जो ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, वो हमारे यहाँ समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। आपका प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। अभी हम याद कर रहे थे कि गणतंत्र दिवस पर हमारे जमाने में कुछ लड्डू मिल जाते थे थोड़े थोड़े। कुछ स्कूलों में बड़े ज्यादा मिल जाते थे। जैसे नीरज जी का स्कूल है द एन शो, उसमें 4 लड्डू मिलते हैं, हमारे में 1 मिल जाता है। लेकिन 1 लड्डू का भी मजा मिल तो रहा है कम से कम। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां 2 ही मिलते थे और मुझे इस बात को बहुत गुस्सा आता था कि बाकी पड़ोस वाले स्कूल में 4 मिल रहे हैं, हमें 2 मिल रहे थे, लेकिन मिल रहे मिल थे। जी। गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। और जब गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं करते हैं तो गण की चिंता करनी चाहिए। खासतौर से जब हम सरकार में नहीं है तो फिर कर ही सकते हैं। करना ही चाहिए। तो क्या मंत्र आपके पास है? जी विजय जी, ये एक बड़ा गंभीर विषय है जॉब को लेकर के। तो अभी चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो दावोस में एनुअल पिकनिक है बड़े लोगों की, उस पिकनिक में बहुत सारे दुनिया के, मतलब ट्रम्प से ले, अब ट्रम्प आ गए समझ लीजिए सभी आ गए, तो वहां से लेकर के नीचे तक सब लोग जाते हैं। तो वहां एनवीडिया के जो सीईओ हैं उनके साथ बातचीत में एक विषय निकल के आया। तो उन्होंने कहा कि एक प्लम्बर का की जॉब इतनी बढ़िया है कि वो एमबीए वाले से ज्यादा पैसा कमा लेता है। वो, आप बहुत पढ़ लिख के आए हैं तो उससे ज्यादा पैसा वो कमाएगा। उनका कहने का सेंस ये था कि आपके अंदर अगर स्किल सेट है किसी चीज को करने की, तो आप किसी भी फॉर्मल एजुकेशन करके जो आया है उससे ज्यादा पैसे कमाएंगे। ये एक बहुत ही लोडेड स्टेटमेंट है और ये बीच बीच में कई बार आता है, इंडस्ट्री की ओर से आता है, पढ़े लिखे थिंकर के बीच से आता है। तो इस पर चर्चा करनी जरूरी, क्योंकि बहुत गंभीर विषय भारत जैसे देश के लिए, जहां पे औसत आबादी 28 साल वालों से ऊपर की बहुत ज्यादा है और उसी हिसाब से बेरोजगारी भी है। फिर तो ये कॉन्टेक्स्ट इंडिया में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है कि हमें इसको बहुत गौर से समझना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। 2 हिस्से हैं, एक सरकार को काम करना चाहिए और एक खुद को काम करना चाहिए, इंडस्ट्री को काम करना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी तय होगी और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये जरूरी हमें इसलिए लगा बातचीत करना क्योंकि आज आप देखिए तो जो लोग भी एमबीए कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, मतलब टॉप आईआईएम से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कहीं से भी कर रहे हैं, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कर ली या कॉमर्स पढ़ लिया, ये तो उससे क्या हो रहा है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है लेकिन उस सर्टिफिकेट की वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें जो आप सीख के आ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, या आपने ढंग से उसको सीखा नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल बेकार है। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, हर आदमी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस कर रहा होगा, पढ़े लिखे बैठे नौकरी नहीं मिल रही है। तो 2 समस्याएं यहाँ पे। पहली समस्या तो ये कि हमको नौकरी की जो मानसिकता है अभी भी भारत में बहुत ज्यादा है। पहले सरकारी नौकरी की चाहत थी, जो अभी भी है, वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन नौकरी की चाहत अभी भी है कि मतलब हर आदमी
का ध्येय कि हम नौकरी कर लें, फॉल्ट लाइन यहीं से शुरू होती है कि हर आदमी नौकरी की तलाश में है और नौकरी की तलाश के लिए जो उसको स्किल सेट चाहिए, उसके लिए वो सिर्फ एक पेपर का पीस लेके आता है जिसमें लिखा रहता है कि आप एमबीए 2 वर्ष दिस इज द 70 सर्टिफाइड। पास हुए। वो किसी बात की गारंटी नहीं देता, उसको पाने के बाद आपको नौकरी भी नहीं मिलती, और मिली तो इतनी कम पैसे की मिलती है कि आपको अफसोस होता है कि मैंने एमबीए क्यों किया, सेम नौकरी तो कोई दूसरा कर लेगा। तो अब इसी को जब उन्होंने कंपैरिजन में डाला तो ये बात सच है कि गुरुग्राम में आप जाइए या दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में, मुंबई में, किसी भी शहर में जाइए और आप अपने घर में एक बुलाइए प्लम्बर को या इलेक्ट्रीशियन को या एसी सही करने वाले को, फिर देखिए आप उसको कितना पैसा देते हैं और आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल एक्सेल शीट में डालिए कि दिन में अगर ये 10 लोगों को अटेंड करता है तो कितना पैसा कमाता है। और आपने 2 साल एमबीए किया है, 4 साल की इंजीनियरिंग की है और उसमें लाखों रुपए फीस भरी है, उसके बाद आपको आज भी टीसीएस या इन्फोसिस में 3 लाख का पैकेज मिलता है। तो ये जो एनोमली क्रिएट हो रही है, इसमें सीरियस इशू, इसमें किसको दोष दिया जाए ये आप खुद सोचिए। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो अब सिचुएशन बन रही है वो बहुत गंभीर हो रही है, क्योंकि इसमें एक और विलेन की जो एंट्री हुई है एआई की, उसने सारे ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। और यही बात उन्होंने भी कही कि एआई की वजह से प्लम्बर और कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और एंटरप्रेन्योर की जो सिचुएशन है उसमें लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आप कोई ऐसी विद्या सीख सकें जिससे आप काम कर सकें और उसका सब्स्टिट्यूट हो। जैसे इसमें सबसे खराब, हम पहले अपनी आलोचना करेंगे, नहीं लोग कहीं दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, सबसे बेकार प्रोफेशन अगर आपकी जिंदगी में कोई है तो वो जर्नलिज्म है। आप जैसे जैसे सीनियर होते हैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी वैसे वैसे घटती जाती है। ये मुझे एक फैक्ट है जो मैं मुझे 20 साल जानकारी पहले मुझे मालूम था। जानकारी थी कि आप मुझे शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। सर 3 उंगली मैंने अपने तरफ भी कर रखी है कि जर्नलिस्ट जितना सीनियर होगा उतना अनएम्प्लॉयबल होगा वो। फैक्ट है ना, क्योंकि आप जो स्किल सेट सीख के आए वो कोई भी कर सकता है। जी, या तो आप उस जर्नलिज्म के एक्सेल पे खड़े हो जाएं कि नहीं मैं जब बोलूंगा तो 100 लोग सुनेंगे, लोग तो सुनेंगे। वो 2% लोग हैं। तो बाकी सब क्या है, नौकरी नौकरी नौकरी। मीडिया के तरह तरह के कोर्स चल रहे हैं, मतलब 4 साल का 5 साल का मीडिया कोर्स चलता है, मुझे समझ नहीं आता उसमें सिखाते क्या है। खाते क्या? हमारे आईएमसी में तो 9 महीने का कोर्स है, जुलाई अगस्त तो शुरू होता, अप्रैल में खत्म। उससे ज्यादा मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ 3 साल का कोर्स, 5 साल का वो कोर्स, इसलिए कि 10 लाख रुपए फीस लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा उसको वो करते हैं। टाइम देना पड़ेगा। तो मैं तो एक बार अपॉइंटमेंट के लिए हमारे यहाँ आया था जो 5 साल 4 साल पढ़ के, हमने कहा क्या पढ़ाते हैं तुम्हें 5 साल में, तो उसने बोला कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, इतिहास भी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, वो एक तरीके से बीए भी करा देते हैं आपको। बीए करा देते तो ये जो एजुकेशन का फॉर्मेट है इसको चेंज करने की जरूरत है। हर इंसान को सोचना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हो उसका आउटकम क्या होगा, रिस्क रिवार्ड क्या है। आप इतना, इसको आरओआई हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो आप खर्च कर रहे हो अपना समय, जो अपना पैसा, उसका रिटर्न क्या है, क्या आपको नौकरी मिलेगी, क्या नहीं मिलती है। तो इसलिए अब इस पे गंभीरता से विचार की जरूरत है कि हम ऐसा काम सीखें जो आपको स्किलफुल बनाए। और वो शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं जिस घर से आता हूँ उस घर में तो आज तक कभी बार्बर का काम नहीं किया गया, टेलरिंग का काम नहीं किया गया, लॉन्ड्री नहीं खोली गई, वो कार के मैकेनिक नहीं बन सकता है, वो इलेक्ट्रीशियन कैसे बनेगा, उसको तो सिर्फ नौकरी करनी सचिवालय में, तो फिर तो जीवन बर्बाद है। ये बहुत, मतलब बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है, लोग सुन के कहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यही सच है आज के जमाने का, कि आप नौकरी की तलाश में ओवर एज हो जाएंगे और उतने समय में आप कोई स्किल सीख लेते तो आपका जीवन बढ़िया से चलता और धंधा पानी चलता। आज से पहले ऐसा होता भी था, तो आज उसी की जरूरत है, क्योंकि दुनिया गोल है और घूम के फिर वहीं आगे खड़ी हो गई है। स्किल सेट पैदा नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी का जो चार्म है ना उसको वो किल खत्म करने नहीं। की जरूरत है। नहीं तो रास्ता क्या है? अब आपने एआई का विलन और एक बता दिया, पहले ही मुश्किल में थे, अब एक विलन और आ गया। देखिए एआई जो है विलन है, तो उसके साथ साथ वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सहायक है, असिस्टेंट है वो आपका। एआई एआई को एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ सबके लिए, एआई आपके काम को एक्सिलरेट कर देता है, बस। एआई यही समझ लो आप, जो काम आप 2 घंटे में करते हैं वो 10 सेकंड में कर देगा, ये है एआई।
अब उसमें आपको देखना कि आप जो काम 2 घंटे करके किसी से 100 रुपए लेते थे, अब वो हो सकता है 50 पैसे में लेके 10 सेकंड में कर दे, तो आप बेकार हो गए ना फिर। तो वो टेक्नोलॉजी है, उससे तो लड़ नहीं सकते कि हम उसको किल कर देंगे, वो होगा। तो इसमें हमको फिट करना है। अब इसको समझिए कि एक है जो एआई को क्रिएट कर रहे हैं, जो एआई के मॉडल बना रहे हैं, एआई के टूल बना रहे हैं, वो अमेरिका बना रहा है, हम नहीं बना रहे हैं। हमारे यहाँ ना तो उतनी कैपेबिलिटी है और ना हमारी कोई कंपनियां इस पे काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ अमेरिका और चाइना में हो रहा है। तो वो लोग जो एआई बना रहे हैं, उसका यूज केस आप सीख सकते हैं, जहां पे आपकी स्किल हो सकती है कि एआई के थ्रू आप बिजनेस प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। एआई के थ्रू आप, अब तो ऐसी ऐसी चीजें एआई के थ्रू हो रही है कि आप, अब तो कोर्ट में मुकदमा भी लड़ा जाएगा एआई के थ्रू। बहुत सारे डॉक्टरों को दिक्कत होगी, लेकिन डॉक्टरों को फायदा भी होगा कि एक पेशेंट को जो पहले 20 मिनट का टाइम देते थे, इतिहास पूछ रहे हैं पूरा, वो इतिहास सामने है 1 क्लिक में, तो आगे की बात होगी। तो एआई को दुश्मन मानने की बजाय उसको दोस्त मानिए और उसके यूज केसेस आप सीखिए और आप फिट हो जाइए इंडस्ट्री में, स्किल सेट डेवलप करिए आप। तो एक काम तो आपको ये करना है इस विलेन से लड़ने के लिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी आप लिखाई कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल क्या है। अगर नहीं है तो मत पढ़िए, क्योंकि दर्जन के हिसाब से भेड़ चाल में आप वो काम कर रहे हैं, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे अब कोई आदमी बीए वालों को दोष ही नहीं देता ना कि बीए एमए या बीकॉम एमकॉम करके आओ तो उनको कोई कोई माफ है वो, क्योंकि वो उस गति को प्राप्त हो चुके जहां उनका कुछ नहीं हो सकता। अब नंबर है एमबीए और इंजीनियरिंग वालों का, कुछ समय वो बाद भी ये भी उसी गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो उस स्थिति को मत प्राप्त हो आप स्किल सेट सीखें, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप कुछ बनाना सीखें, कुछ ऐसा काम सीखें जो दूसरा नहीं कर सकता या आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो हमें लगता है कि करना चाहिए। अब यहाँ पे रोल आपका भी है और सरकार का भी है। इंडिविजुअल लेवल पे आप ये डिसाइड करिए कि हमको स्किल सेट सीखना है। सरकार एनेबलर है, सरकार ने स्किल मिनिस्ट्री बनाई थी, मुझे आइडिया नहीं उसका कि कितना काम उसमें हुआ है, लेकिन वो उसके लिए उसको शायद ही तेज करना है। स्किल्ड मिनिस्टर नहीं मिला। मे भी, हाँ, स्किल्ड मिनिस्टर नहीं मिला, स्किल मिनिस्ट्री तो है। और स्किल्ड मिनिस्टर इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप उसको बहुत तेज गति से नहीं करेंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, जॉब क्रिएशन होगा ही नहीं। इंडस्ट्री की ये शिकायत है, आप सीआईआई या फिक्की से जाके पूछ लीजिए, वो पहले लाइन में ही जवाब देंगे कि इंडस्ट्री को जिस तरह के लेबर सेट की चाहिए, स्किल सेट की वो नहीं। जरूरत, वो है ही नहीं। तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके बीच में गैप है, तो वो आदमी निकल के आगे बेरोजगार होता है। एक सवाल मेरे को याद आया अभी इसी बीच में, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इंडस्ट्री को वो लोग नहीं मिल रहे जिसकी जरूरत है। क्या इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वो जो इंटर्नशिप योजना शुरू की थी पिछले साल की बड़ी इंडस्ट्रीज में, या उस वजह से वो फेल हो गई? दोनों सवाल एक ही तरह से। हाँ, ये सरकार ने उसी को ध्यान में रखते हुए सोचा था कि इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक अगर हम लोगों को वहां डालें तो वो सीख लेंगे। दो ही तरीके से सीखने, या तो आप बाहर से सीख के आइए या आप इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप करिए। इंटर्नशिप तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। वो इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से ही प्लान मेरे ख्याल में डिजाइन किया गया था कि इंडस्ट्री में आप जाइए और उनकी जरूरत के हिसाब से सीखिए आप। तो जैसे फेल हम लोगों क्यों? ने भी, फेल इसलिए हुआ क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर अचानक से आपने इतने लोगों को डाल दिया कि साहब इनको सब सिखाओ। मेरे यहाँ जरूरत होगी तभी मैं सिखाऊंगा ना। आपका आइडिया अच्छा है लेकिन उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत है। किसी भी इंडस्ट्री से पूछो कितने कितने लोगों को आपने सिखाया, जबकि इंटर्नशिप का पैसा शायद सरकार देने की बोल रही थी। हमको जरूरत होगी तो भी हम लेंगे ना, इसलिए वो फेल हुई आइडिया। और इसको ग्राउंड लेवल पे सिखाना पड़ेगा, ना कि इंडस्ट्री के भरोसे आपने छोड़ दिया। इंडस्ट्री क्यों सिखाएगी? इंडस्ट्री को 4 लोगों की जरूरत, दो 4 लोग ले लेगी। तो वो वहां पे प्रोसीजरल फ्लॉ है। आइडिया इज गुड बट प्रोसीजरल फ्लॉ, प्रोसीजरल फ्लॉ ठीक करने के लिए जो आईटीआई किसी जमाने में हुआ करती थी, वो मॉडल आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, जिसमें तरह तरह की चीजें सिखानी पड़ेंगी। और विद एआई, एआई हर चीज में लगेगी। आपने बहुत अच्छा बात याद दिलाई। आईटीआई तो आजकल कोई याद ही नहीं, जबकि पहले एक जमाने में आईटीआई से बहुत लोग अब, अच्छा वो जिनका आप प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी सर्विस और सारे काम, वो सब लोग वहीं आईटीआई से निकलकर अपना जॉब खड़ा कर लिया उन्होंने। और शायद जिन लोगों ने आईटीआई नहीं किया होगा और उनके साथ पढ़ लिए होंगे आगे ज्यादा, वो बेरोजगार घूम रहे होंगे। वो इसलिए आईटीआई भूल गए, हमको तो याद भी नहीं कि आईटीआई अब कोई चर्चा भी नहीं करता, कोई चर्चा क्योंकि नहीं करता। वो एमबीए और इंजीनियरिंग फैशन में आ गया था। हर घर के लड़के को एमबीए करना है, हर घर के लड़के को इंजीनियरिंग करनी है।
आईआईटी में नहीं हुआ तो हम किसी छोटे कॉलेज में कर लेंगे, डोनेशन दे के कर लेंगे। एमबीए करना ही है, नाम क्या है, चस्पा होना चाहिए कि एमबीए है, तो वो कहीं से भी कर लेंगे। ये जो तरीका है ना समाज का, इसमें सरकार क्या करे, मजबूर थोड़ी करे सरकार कि आप एमबीए करिए। ये पब्लिक की सोच में बदलने की जरूरत है कि आईटीआई भूल गए। आईटीआई को लोग क्या मानते थे कि बहुत छोटा काम है यार, ये क्या सीखने जा रहे हो तुम, इलेक्ट्रीशियन बनोगे क्या। हाँ। अब आज आप खड़े होके जब आप एमबीए करे हुए हैं और आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है, आपसे वो बिल चार्ज करता है 1500 रुपए 2 एसी की क्लीनिंग के, तो हाँ। आपको लगता है, तो आप जोड़ घटाना लगाते हो कि यार ये 10 करता है, 15,000 रुपए बनाता है हाँ। महीने का, तो यार ये बहुत ज्यादा बना रहा है, हम तो उतने हमारी सैलरी नहीं है। तो आप व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हो, बाबू बन के जा रहे हो, लेकिन पैसा नहीं है ना बाबू बनने में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं है। और दूसरा, हमारे समाज का एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा समझिए भैया जी, कमोडिटाइजेशन कर देते हैं हम, किसी अति कर देते हैं किसी चीज की। जो फैशन इंजीनियरिंग कॉलेज का आज से 30 साल पहले साउथ में शुरू हुआ था, वो फैशन हमने बहुत बाद में अडॉप्ट किया नॉर्थ में, भेड़ चाल में। हम भी खोलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो लोग प्रोडक्ट निकल रहे हैं। वही चीज एमबीए कॉलेज के साथ हुआ है। आज भी आप आईएम में 4-5 के बाद फिर नीचे वाले बहुत अच्छे नहीं मानते हैं। ABCCIL, इसके नीचे के जो आईएम है वहां फिर वो वैसे ही चल रहा है सारा कार्यक्रम। तो वो जो एक्सीलेंस की बात है ना, वो हमें करनी पड़ेगी, और एक दूसरे को देख के कि फलाने जी ये कर रहे हैं हम भी ये करेंगे, मत करिए, आप फंस जाएंगे। जहां डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ, इकोनॉमिक्स आ गई कि एमबीए ज्यादा नौकरी कम, तो 30,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। तो डिमांड सप्लाई को आप देखिए, माता, ये हमने एक शो किया था, आपको याद होगा, कि अपने बच्चे को कैसे आप ग्रो कर रहे हैं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। आप देखिए ना क्या चल रहा है, आज के जमाने में एआई का टूल के सीखना है आपको जी, तो आप वो ना सिखा करके उसको कुछ और करवा रहे हैं, तो वो आगे जाके बेरोजगार हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब तो जर्नलिज्म में भी देखिए, स्टोरीज भी एआई से लिखी जाती हैं। प्रशिक्षु पत्रकार का काम ही नहीं है, एआई प्रशिक्षु है हमारा। आप उसमें 4 पॉइंट लिख दीजिए, वो एक दन्ना से स्टोरी लिख देता है 10 कॉलम की। तो क्या जरूरत है किसी आदमी की। आपको वो सीखना है कि कैसे एआई में बढ़िया प्रॉम्प्ट बनाए जाए। एआई सीखने के लिए क्या होता है, प्रॉम्प्ट सीखिए आप कि एग्जैक्ट क्या हमको स्टोरी चाहिए, हम उसके लिए प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा बना लेते हैं। उसमें क्या नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यही तो आपको सीखना, यूज केस। अब आप एलएलएम तो बना नहीं पाएंगे कि हम एक मॉडल ही बनाएंगे, तो वो आपके अंदर कभी क्षमता नहीं है देश में, वो अमेरिका में बनेगा। लेकिन उसका यूज करके आप दूसरों के लिए बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, सीखना है। सो माय पॉइंट इज कि इसमें जो इंडिविजुअल सोसाइटी के लेवल पे तो आपको ये करना है, सरकार के लेवल पे भी ऐसा नहीं सरकार एकदम बड़ी हो जाएगी, सब लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, अपने आप सीख लेंगे, नहीं, अपने आप नहीं सीखेंगे। पब्लिक मोबिलाइजेशन या पीपल्स इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स। मेरा अपना सिद्धांत है, मैंने जो पढ़ी है इकोनॉमिक्स, उसमें उसका निचोड़ यह है कि मैनेजिंग पीपल इज इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। चाइना ने अपने देश को कैसे पीपल को मैनेज किया है, वो भी तो हमसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश था, तो उसने अपने लोगों को उस पूरे प्रवाह को एक दिशा में डायरेक्ट किया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो पीपल मैनेजमेंट उसका बेस्ट था, तो उन्होंने करके दिखाया। हमारे यहाँ पीपल्स मैनेजमेंट है ही नहीं। क्या है पीपल मैनेजमेंट हमारे यहाँ? कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को एनेबलर बनना पड़ेगा पॉलिसी लेवल पे, वरना ये जो डिविडेंड हम चाहते हैं डेमोग्राफी का, ये नहीं मिलेगा। और यही 30 साल बाद लोग पेंशन मांगेंगे। वही यही मैं समझना चाहता था कि अभी 2-4-5 साल पहले हमने एक नया शब्द गढ़ा, नया नहीं मतलब चला पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से डिविडेंड तो कट गया, डेमोग्राफिक डिवाइड पर कहीं पर पहुंच गया। एग्जैक्टली। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको तब मिलेगा जब आप अपनी उस डेमोग्राफी का यूज करेंगे। लेट्स टॉक डेटा। आपके यहाँ मान लीजिए उदाहरण के लिए 60-70 करोड़ लोग हैं जो यंग पॉपुलेशन, एकदम कामकाजी, प्रोडक्टिव, यानी 25 साल से लेकर के 45 साल वाली मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप है ये। इस ग्रुप का सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास। अब इस ग्रुप में 50% महिलाएं हैं, डेटा है। तो अगर आधी उसमें महिलाएं हैं, तो महिलाओं का एम्प्लॉयबल रेट क्या है? चाइना बगल में है, वहां से देख लीजिए, हमारे यहाँ देख लीजिए आप। अब जो अगर 50% महिलाएं हैं उस प्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उस 50% में शायद 22-23% महिलाएं ही प्रोडक्टिव काम करें, बाकी नहीं कर रही हैं। 25%।
25%, तो 75% महिलाएं तो आपकी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही हैं। तो आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तो वैसे ही आधा हो गया, आपने कर लिया। अब बाकी बचे जो मेल, उस मेल में स्किल सेट नहीं है, तो वो बेरोजगार घूम रहे हैं या वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। भारत में नौकरी की समस्या नहीं है विजय जी, बेरोजगारी इज नॉट ए प्रॉब्लम इन इंडिया, क्वालिटी जॉब इज ए प्रॉब्लम। नौकरी सबको मिल जाती है, लेकिन कैसी नौकरी मिलती है वो बेरोजगारी बराबर ही होती है, समस्या वहां पे है। तो अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना है तो हमें उस पॉपुलेशन को स्किल सेट देना पड़ेगा जिससे वो काम आ सके, वरना ये जो पॉपुलेशन है ये 30 साल बाद बूढ़ी हो जाएगी और फिर आपसे मांगेगी पेंशन, फिर आपसे मांगेगी ये राशन, और आप देते रहेंगे होल लाइफ, क्योंकि ये आबादी हमेशा जवान तो रहेगी नहीं। एक शो हमने आपके साथ और किया था, दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो 2.1 होता है रिप्लेसमेंट रेट, वहां से गिर गया, अब आ गया 1.9। तो यानी यंग आबादी आपके पास उतनी नहीं होगी 20-30 साल बाद जो आज आपके पास जाएगी। एग्जैक्टली। तो ये जो समस्या खड़ी हो रही है इसको आज आपको फिक्स करना पड़ेगा। सरकार को ये मुहिम के तौर पे लेना पड़ेगा कि स्किल इंडिया का जो नारा है वो नारा ना रह जाए, ढंग से काम हो, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को ऑटोमोबाइल में मैकेनिक गिरी सिखा दी, उसको किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी प्लास और पेचकस लेके बैठ जाएगा, शाम को 5-10 हजार रुपये लेके उठेगा। लेकिन आप कोई फॉर्मल डिग्री लेके आए तो आप रोड ही नापते रह जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है लोगों के बीच में कि भाई साहब अब आप जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, आप इस चीज को देखिए। और गिग वर्किंग का जमाना आ गया है, परमानेंट नौकरी मिल जाए, आज मिलेगी तो हम पेंशन लेके ही निकलेंगे यहां से, ये भी दिमाग से ख्याल अब निकाल दीजिए। अब आप ये मान के चलिए कि आप जब तक योग्य हैं, आपके अंदर हुनर है, तब तक आपकी नौकरी चलेगी। जिस दिन आपको लगा आपके हुनर की अब जरूरत नहीं है, उस दिन आप अपना पिंक स्लिप पकड़ लीजिएगा। तो ये दोनों पक्ष में करना है, सरकार को एनेबलिंग बनना है, मैसिव मिशन के तौर पे करना है, और पब्लिक को, लोगों को अपने में खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वाकई आप काम करने योग्य हैं क्या। तो वो इसका एक रास्ता है। अदरवाइज जो बात आज अमेरिका में हो रही है या आज चीन में हो रही है, हम लोगों के यहाँ 10 साल बाद होती है। तो यही चीज वहां पे कही जा रही है कि अब आपको नए स्किल सेट सीखने पड़ेंगे। और अभी टीसीएस ने कितने 15-20 हजार लोगों को नौकरी से निकाला है, क्योंकि वो जरूरत नहीं उनको, एआई से काम हो रहा है। पहले आईटी कंपनियों की बिलिंग कैसे होती थी कि मान लीजिए उनको एक ठेका मिला यूएस में कि आप हमारे यहाँ का ऑटोमेशन देखिएगा, तो उन्होंने 10 लोग अमेरिका भेजे और 20 लोग यहाँ रखे, तो 30 लोग उन्होंने इस काम पे लगाए एक प्रोजेक्ट पे, ऑन शोर वो भेज दिया, ऑफ शोर भेज दिए। अब बिल बताते थे कि हमने 30 आदमी आपके यहाँ लगाए भाई, पर पर्सन के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से बिलिंग करेंगे। अब वो 30 घट के हो गए 3, क्योंकि एआई आ गया है, तो बिलिंग आपकी वजह से नीचे हो गई ना। तो इसलिए आईटी कंपनियों में छटनियां चल रही है, नॉट ओनली आईटी, नासा तक में छटनी चल रही है। तो इस बात को बहुत गंभीरता समझने की जरूरत है कि आप स्किल सेट करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, दुकान खोलिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, मेहनत करिए। अदरवाइज नौकरी के फ्रेम से बाहर निकलिए, वरना आपका जीवन बहुत मुश्किल होने वाला है। ये उस एनवीडिया के सीईओ की बात का जिस्ट है। जी, आपकी बात हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आपकी परेशानी क्या है कि आप राइडर बहुत लगाते हैं, जैसे ही सुन के सोचते हैं कि ये करेंगे, नीरज जी ने कहा है, उसके बाद एक और राइडर आप लगा देते हैं। ये राइडर्स की जो जिंदगी है। नहीं, राइडर में इसलिए लगाता हूं कि अब मैंने कहा कि एआई सीखो, अब पूरा भारत एआई सीखने लगा। सीख लिया और फिर आपके तो नहीं, मैं क्या बता रहा था आपको, तो फिर वही समस्या खड़ी होगी। हमने जिस प्रोफेशन में हम और आप हैं, मतलब मैंने अपने 25 साल के करियर में देखा कि ऐसी बाढ़ आई है जर्नलिस्ट बनने की, क्या हद है। मतलब कि हर आदमी को जर्नलिस्ट ही बनना है, क्योंकि वो टीवी में दिखेंगे, एंकर बनेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, माइक लेंगे, चार्म क्रिएट हो गया है। नौकरी कितने की मिल रही है? आप दिल्ली, मतलब मुंबई बता सकता हूँ 25-30 हजार रुपए का इनिशियल एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपको, उसमें भी गारंटी नहीं कि आपकी नौकरी होगी। 25-30 हजार में क्या होता है, दिल्ली में शायद और भी कम होगा, कहीं भी रह भी नहीं सकते आप, कोई कमरा भी नहीं मिलेगा आपको। एग्जैक्टली। तो वो जो भीड़ चली आ रही है ना, तरह तरह के कॉलेज खुल गए, हर चैनल ने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया मीडिया का। अरे भाई, इनका एम्प्लॉयबल कहाँ से होगा? वैसे भी अब यूट्यूब के पास सब जर्नलिस्ट हो गए, कोई लाइसेंस जरूरत थोड़ी है, आप यूट्यूब चैनल खोलिए, चालू हो जाइए, एवरीबॉडी इज अ जर्नलिस्ट, यस, एवरीबॉडी।
और वो आराम जितने जर्नलिस्ट। 3 साल में जब आप वो इंस्टीट्यूट में पढ़कर आते तब तक तो वो जो जर्नलिस्ट बिना पढ़े ही सोशल मीडिया से इतना बड़ा हो चुका था। ये एक और मजे की बात देखिए आप, जो भी आदमी इस समय जर्नलिज्म की कोर्स कर रहा है, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो हम लोग उस पर बहुत डिटेल में बात कर सकता हूं मैं, वो आदमी को किसी इंस्टीट्यूट में आज भी वन लाइनर लिखना नहीं सिखाते। हाँ, उसको कैसे हेडिंग लिखनी है, क्योंकि जब आप आते हो तो एक टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है इसमें। जब हम लोग ये, जैसे आपने नीचे लिखा है नीरज वाजपेयी एडिटर द एन शो, इसका लिमिटेड स्पेस है, हाँ। ऐसा नहीं कि इसीलिए बहुत बड़ा से लिखेंगे आप। तो इतने ही शब्दों के अंदर आप कैसे लिख लेंगे, क्योंकि वो स्पेस लिमिटेड है, काउंट होता है उसमें, एक एक वर्ड काउंट होता है उसमें, एक एक लेटर काउंट होता है। किसी को नहीं आता, हम लोग बड़ी सिखाते थे कि यार ये जो नीचे कैप्शन लिखोगे इतना ही बड़ा होना चाहिए, हाँ, स्टोरी की 4 शब्दों की हेडलाइन लिखो। कौन इंस्टीट्यूट सिखा रहा है? तो पढ़ा भी क्या रहा है वो? भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेके उदंत मार्तंड से लेके पता नहीं गणेश शंकर विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, जो कि काम नहीं आएगा यहाँ पे। उसको तो लिखना उधर वन लाइनर, ग्राफिक उद्धत बनाने हैं उसको। मार्कर नाम सुन लिया तो वो समझता कि अब जर्नलिस्ट में हो ही गया हूँ। वही क्रांति करने के लिए आए हैं। लिखना है तुमको यहाँ पे नीचे फ्लैश लिखना है, और फ्लैश की जगह छोटी है। अब वो सीखो आप पहले, बाद में सीखना क्रांति। जैसे हम लोग एक ट्रेनिंग में सिखाते थे कि भाई कोई स्टोरी लेकर आया है, तो मैं अक्सर ये पूछता था कि इसकी हेडलाइन क्या है। अब एग्जैक्टली। वो कोई हेडलाइन बताने कोई तैयार नहीं है, तो जब आपको हेडलाइन नहीं पता तो स्टोरी क्या होगी? मैंने इसका एक दूसरा फार्मूला निकाला था। आप अगर कोई स्टोरी या शो लेके आ रहे हैं ना, तो जो भी शो आप चैनलों में, किसी भी चैनल में देखते हैं, तो उसका एक स्टिंग बनता है। स्टिंग मतलब जो मुखड़ा चलता है, जैसे हाँ, आपका चलता है, हमारा चलता है। तो हम कहते थे कि आप पहले स्टिंग का नाम सोच लो, हाँ। फिर स्टोरी लिखो। तो पता लगा 3 घंटे स्ट्रगल कर रहा है कि मैं स्टिंग का नाम कैसे सोचूं। सबसे ये तो बोला चैलेंजिंग नहीं, काम यही होता स्टोरी के लिए बोला था आपने। है। तो आपने स्टोरी बोला तो मैं इतना बड़ा वो ले आया पूरा पहाड़, आप छाटिए इसमें से, आप संजीवनी बूटी। नहीं नहीं, संजीवनी बूटी आप छाटिए, आप स्टिंग बना दीजिए, स्टोरी अपने आप लिख जाएगी। सो स्टोरी तो आ जाएगी। ये करना यही है आपको, कि आपका जो मिसमैच है ना, उसको वो फिक्स करने की जैसे जरूरत। हम लोग एक बात कहते हैं जिसका मेरा को तकलीफ भी है कि भाई एडवर्टाइजिंग वाले लोग जर्नलिस्ट से ज्यादा क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि स्टिंग क्या है। यस। हमने कहा कि जब आप बोलते हैं कि आमिर खान बोले कि ठंडा यानी कोको कोला, तो 100 करोड़ का बिजनेस हो गया, 100 करोड़ की लाइन हो गई वो। करेक्ट। ठंडा मतलब कोका कोला लिखने के लिए सोचो उस आदमी ने कितना सोचा है, कितना दिमाग लगाया है। मैं आपको इसका एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। जर्नलिज्म में कितना क्या कहे उसको, कंजेशन या कॉन्स्टिपेशन है, कि खुल के सोचते नहीं है। अगर उनसे ये कहा जाए कि पाठशाला नाम की चीज लिखो, तो नहीं लिखेंगे। अरे हिंदी यार, तुम क्या मतलब साहित्य करने आए हो क्या यहाँ पे? लेकिन जब आमिर खान की पिक्चर का गाना आया मस्ती की पाठशाला, तो पाठशाला नाम से 20 शो बन गए। हाँ, सारे शो बन गए। तो ये जो मेंटल ब्लॉक है ना, इसको तोड़ना चाहिए। और आपने सही उदाहरण दिया कि जो एडन पीआर के लोग होते हैं, वो आपसे फाइनर माइंड लेके आते हैं वन लाइनर लिखने के लिए। उनको समझ होती क्रक्स क्या है स्टोरी का। फैक्ट्स क्या है? विशेष नाम से हर चैनल ने शो बनाया। आप सोचिए, कॉपी पेस्ट करके हर चैनल में उस नाम से शो चल रहा था। तो ये जो सीखने की कला है ना, इसी को स्किल कहते हैं, कि आप स्किल्ड जर्नलिस्ट हैं कि नहीं है। आप टिकर पे बैठेंगे, फ्लैश लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ग्राफिक बनाएंगे नहीं पाएंगे। वैसे ही आप जब ऑटोमोबाइल में जाएंगे, तो नई नई कारें आ रही हैं, क्या आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, क्या अभी भी आप फिएटे ठीक कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन, कि स्किल डेवलप करो आप। यही इस पूरी चर्चा की मूल है, कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी का तो नौकरी के दिमाग से निकालो कि हमको नौकरी ही करनी है। नौकरी मिलेगी नहीं तो है ही, नौकरी मिल गई है तो जाएगी भी। जाएगी भी, बिल्कुल जाएगी। तो जर्नलिस्ट वाले लोग सुन रहे होंगे तो बहुत गुस्सा होंगे आज वो। मैं उनको ये एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, कि अगर आप जर्नलिज्म के पेशे में आ रहे हैं, तो आप ये सोच के चलिएगा कि आपको कभी भी स्वतंत्र पत्रकार बनना पड़ सकता है। ये दिमाग में 24 घंटे में एक बार जरूर सोचना, रात में सोते समय। चाहे आप जिस चैनल में, चाहे जिस इंटरनेशनल वायर में आप काम कर रहे हो, एक दिन आपको स्वतंत्र पत्रकार बनना पड़ सकता है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। तो यही हर प्रोफेशन में हो रहा इसमें से सख्ता शब्द भी निकाल सकते हो आप। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सत्ता में भी यही दिमाग में सोच के रखना चाहिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट। परमानेंट। अब कुछ भी परमानेंट नहीं है।
आज लोग बहुत गुस्सा होंगे, क्या क्या बातें करते हैं ये लोग। चलो अच्छी बात है सर, कुछ समझ जाए तो अच्छी बात है ना। लेकिन हम तो चर्चा करने के लिए, अब जो आपने सारा ये ज्ञान दिया उसके बाद जो आप कहानी सुनाते हैं स्टार्टअप की, यस, वो कहानी में उस जिस्ट का एक एग्जाम्पल है एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हर शो के बाद वो कहानी हम सुनाते इसलिए हैं कि आप उसको समझें। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे वही लगता है कि पूरी शो को अगर आपने मिस भी कर दिया तो आखिरी तो जरूर सुन लो, क्योंकि काम वहीं से आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हर शो का निचोड़ है। जी तो आज का निचोड़ ये है कि आपके घर में, हमारे घर में, अब तो दिल्ली में आप फ्लैट में रहते हैं, ये तो आपके घर में तुलसी का पेड़ लगा होगा आपकी बालकनी में। जो घर होते थे गाँव में, उसमें आंगन में लगा रहता था, उसकी लगा पूजा वूजा रहता भी होती है। है। और वो एक बहुत ही शानदार पौधा है जिसकी पत्तियां आपको बहुत काम आती है, मेडिसिनल यूज होता है। यस, क्या आपने उसको देख के कभी कुछ सीखा, सोचा कि यार इससे कोई बिजनेस हो सकता है तुलसी माँ की खाली नमस्कार करने के अलावा? एक बल्कि व्यक्ति आजकल क्या हो गया कि तुलसी माँ को नमस्कार, तुलसी के पौधे को नमस्कार करना ही वो हो गया एंटी नहीं, प्रोग्रेसिव। एंटी प्रोग्रेस अरे तुलसी को क्यों नमस्कार करना। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने देखा कि यार ये तो बहुत ही गजब की चीज है, इससे इससे आप व्यापार भी कर सकते हैं, इसका मेडिसिनल यूज बहुत हो सकता है। और वो व्यक्ति भारतीय नहीं थे, वो विदेश से आए थे, घूमने आए थे वो। उनका नाम था युआन लिव और हॉली ब्राउमन लिव। दो लोग अमेरिका से आए इंडिया में। उन्होंने देखा तो यहाँ के वैदिक धर्म से बहुत प्रभावित हुए, तो यहाँ के कल्चर को उन्होंने अपना लिया। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। एक का नाम हो गया भारत मित्र, एक का नाम हो गया भवानी लेव, उनकी जो वाइफ थी। उन दोनों ने लखनऊ में घूमते हुए देखा कि यहाँ पे तुलसी की खेती नहीं होती है, ऑर्गेनिक खेती नहीं होती, बड़ा अलग तरीके से होती है। और ये जबकि इतनी बढ़िया चीज है कि अश्वगंधा, तुलसी, ये सब आप उगाएं। उन्होंने फार्मर्स को इकट्ठा किया, उनको बताया, उनको सिखाया कि ये बहुत बढ़िया चीज, इसको करिए। और उन लोगों ने एक मूवमेंट क्रिएट किया और उसको कर दिया। करने के बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ऑर्गेनिक इंडिया। हर आदमी किसी भी शॉप में जाएगा तो ऑर्गेनिक इंडिया आपको दिखेगी। और उन्होंने तुलसी की चाय बनाई, तुलसी टी बनी और उसको बेचना शुरू किया। तो एक चैलेंज ये आया कि इसको बेचे कैसे, कहाँ जाए। सब तो भारत में टी पी जाती है, चाय तो कोई पीता ही नहीं है, सब टी वाले हैं यहाँ पे। तो तुलसी की चाय कैसे पिलाई जाए। तो उन्होंने इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया। कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी कि वो योगा सेंटर में गए, आश्रमों में गए, कुछ कॉर्पोरेट्स में गए, जहां जो लोग इसको समझते थे उनके यहाँ उन्होंने रखा और लोगों को बहुत अच्छी लगी, फायदा हुआ, चल निकला काम। उसके बाद उन्होंने तरह तरह के ऐसे मेडिसिनल पौधे लगाए और उनको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। और पूरा एक अच्छा खासा व्यापार खड़ा हो गया। किसान लोग उसमें जुड़ गए, अपनी जमीनों में वो तुलसी की खेती करने लगे और ऑर्गेनिक इंडिया चल पड़ा। अब चल पड़ा तो इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी हुई कि उसमें 400 करोड़ का आज की डेट में रेवेन्यू होता है उसका। और फिर इतना बड़ा हो गया कि उसको देश के एक प्रतिष्ठित घराने टाटा कंज्यूमर ने बाई आउट कर लिया। बाई आउट कर लिया। दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक इंडिया, कि आप इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया कि उसको देश के एक बड़े घराने ने खरीद लिया। जी तो अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको खेती से, मैं अभी इस बीच विजय जी मैं बहुत सारे देख रहा था स्टोरीज। बिहार में, उत्तर प्रदेश में या साउथ में बहुत सारे लोग पढ़ लिख के खेती कर रहे हैं। खेती आलू की खेती, ऑर्गेनिक खेती, या जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स आती है इनकी खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। फ्लावर्स पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स पर काम तो कर सब रहे हैं पढ़े लिखे एमबीए किए हुए लोग हैं। कि वो लोग हैं। तो वो तो मुझे आप भी याद वैसा आया, कर सकते हैं। जी तुलसी से याद आया कि हमारे देश के सबसे पॉपुलर तीर्थ स्थलों में से है वृंदावन। जी, वृंदावन को हम श्री कृष्ण और राधा और उनसे जानते हैं, लेकिन वृंदावन का मतलब ही तुलसी का वन है। वृंदा जो होती है वो तुलसी होती है। यस, लेकिन जितने लाखों लोग जाते हैं वृंदावन में, शायद ही कभी किसी ने इस बात को रजिस्टर किया हो कि वृंदावन है क्या। वो तुलसी का वन पूरा का पूरा था। अब जिस गलियों से, कुछ गलियों से हम गुजर गए, लेकिन हमने तुलसी को समझा ही नहीं। यस, बिल्कुल सही। तो वही बात है कि आंख कान खुले रखिए और देशाटन करिए, घूमिए, थोड़ा सा देश को देखिए कि कहाँ कहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अपना जीविकोपार्जन भी करेंगे और दो और लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, काम करिए, इक्विटी बेस पे काम करिए। सो पूरी स्टोरी यही है कि आप अपने देश में इतना कुछ करने के लिए है, आप क्यों इधर मारे मारे फिर रहे हैं। आप जाइए, देखिए, समझिए, करिए।
कपड़े के बिजनेसेस इतने सारे हैं, सर्विसेज के बिजनेस इतने सारे हैं, मतलब ढेरों स्टोरीज भरी पड़ी हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं आराम से। काम चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों को ये इससे समझ आएगा, कुछ बेहतर कर पाएंगे। हमारे लिए तो इस बात में भी खुशी होगी, और हम इस बात की चर्चा करते हैं कि नीरज जी की कहानी से अगर कोई एक नया स्टार्टअप, एक नया काम करने वाला आदमी आ जाए, तो ये भी हमारी कामयाबी है। और हम चाहेंगे कि उनकी कहानी भी हम लोग चलाएं। इसलिए बार बार हम बात करते हैं, यदि आप यहाँ से सीख कर भी कुछ कर रहे हैं तो भी हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कोई भी आप नया काम कर रहे हैं और आपको वो काम अच्छा लग रहा है और आप मन से कर रहे हैं और आप सक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। हमारा तो काम यही है, मेरा काम यही है कि हम आपको सेलिब्रेट करें, जी, लोग को इंस्पायर करें, भाई सेलिब्रेट चलो आप करेंगे। इसको करिए। जी, जी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज्ञान आपने दिया है, कुछ सीखेंगे। और अब राइटर थोड़ा कम लगाना, हम सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नीरज जी का द एंड शो जो हिट शो है वो देखते रहिए, कुछ सीखिए, कुछ आगे बढ़िए, और नीरज जी की तरह से आंख कान खोल कर रखिए। शुक्रिया। नमस्कार।